तो जेड आउट की हम बात करें तो अगेन जैसे हमने जेड बेस की यहाँ पे बात की कि ये इक्वेशन ड्राइव होके आई है, तो सेम जेड आउट पे भी यही कंडीशन है कि ये हमारे पास एक ड्राइव्ड इक्वेशन है। ठीक है, एट दिस स्टेज हम इसकी डेरिवेशन कंसिडर नहीं कर रहे यहाँ पे कराना, बट स्टिल अगर इन केस किसी को उसकी डेरिवेशन रिक्वायर्ड हो या देखनी हो तो जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स की बुक है, रॉबर्ट डी पेंटर, जो रेफरेंस बुक है, उसके अंदर अगर हम अपेंडिक्स सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे ये डेरिवेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जेड आउट और जेड बेस की वैल्यूज हैं फॉर एसी एनालिसिस। अब यहाँ पे इसी जेड आउट की एक्सप्रेशन के अंदर हमें नज़र आ रहा था आर ई। अब अगर हम लोग आर ई की बात करें तो आर ई जो होगा देखा जाए तो वो आर ई वन डैश हो या आर ई टू डैश, इन सब वैल्यू से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। दूसरा, करंट गेन यहाँ पे डिवीजन में आ रहा है तो ये ओवरऑल वैल्यू और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स ये जो आर ई है ये बाय फार ग्रेटर देन होगा इस ब्रैकेट के। इसकी वजह से अगर हम इनका पैरेलल सॉल्व करेंगे तो एट दी एंड हमारे पास जो आंसर होगा वो इस ब्रैकेट की वैल्यू के करीब करीब आएगा। इस कंडीशन की वजह से हम यहाँ पे जेड आउट की जो एक्सप्रेशन है उसमें आर ई को निगलेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो हमारे पास एट दी एंड आंसर आ रहा होगा वो जो ये ब्रैकेट वाली फॉर्म है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रही है इसकी वैल्यू के करीब करीब होगा। यहाँ पे रही बात आर टी एच की, तो ये पहले भी देखा था, आर टी एच हमारे पास आर वन पैरेलल टू आर टू पैरेलल टू आर एस होता है। बाकी हमारे पास यहाँ पे आर ई आ रहा है, मीटर रेजिस्टेंस, एच एफ सी, करंट गेन, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम डायनेटन पेयर के करंट गेन की बात करें तो यहाँ पे इसका जो करंट गेन होगा वो, क्योंकि हमारे पास देखा जाए तो यहाँ पे करंट गेन की अगर हम बात कर रहे हैं, आई आउट ओवर आई इन कहलाएगा। तो वो अगर एक कंबाइंड फॉर्म में हम उसको देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से इस एक्सप्रेशन से फाइंड आउट होगा, एच एफ सी वन एच एफ सी टू इंटू जेड इन आर ई ओवर जेड बेस आर एल। ये हमारे पास करंट गेन की एक्सप्रेशन है फॉर डार्लिंगटन पेयर। अब यहाँ पे जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं इसी को देखते हुए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने जस्ट करंट गेन की बात की, बिकॉज इमीटर फॉलोअर की को अगर हम देखें तो इमीटर फॉलोअर के अंदर हमारे पास जो एसी सॉरी इमीटर फॉलोअर के अंदर जो वोल्टेज गेन है वो नियरली इक्वल टू वन होता है। तो इसी वजह से हम यहाँ वोल्टेज गेन को कंसिडर नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सेम एक सर्किट दिया हुआ है और इसका डाटा यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है। और बोला हुआ है यहाँ पे हमारे पास कि इस सर्किट का गेन और इम्पिडेंस की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी। यानी कि हमारे पास अगर हम सर्किट की बात करें तो यही सेम सर्किट है, दिस टाइम हमें इसकी एसी वैल्यूज़ जो हैं वो दे दी गई हैं। यानी कि सोर्स रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, लोड रेजिस्टेंस दी हुई है, गेन दिया हुआ है, करंट गेन एच एफ सी वन एच एफ सी टू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो इनपुट इम्पिडेंस है वो दी हुई है दोनों की इन फॉर्म ऑफ हाइब्रिड पैरामीटर। अब यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि सबसे पहले तो करंट गेन और इम्पिडेंस वैल्यूज़। तो इम्पिडेंस वैल्यूज़ के अंदर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इम्पिडेंस वैल्यूज़ में हमारे पास आ रहा है जेड बेस और जेड ई। तो जेड बेस और जेड इन की अगर हम बात करें तो पहले तो हम अगर जेड बेस की यहाँ पे बात करते हैं
तो एज पर डाटा हमारे पास HIC, HFC1, HIC2 ये वैल्यूज प्रोवाइडेड हैं। RE हमें निकालना पड़ेगा। RE अगर याद करें तो वो था हमारे पास कैपिटल RE पैरेलल टू RL। ये एक्सप्रेशन पहले भी हमने यूज़ करी है। तो यहाँ से हमारे पास इमीटर के अक्रॉस जो AC रेजिस्टेंस है वो निकल आएगी, और उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे Z बेस फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास बाकी जो पैरामीटर्स नज़र आ रहे हैं ये इन सब की वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं। तो इस तरह से हमारे पास बेस वैल्यू आ गई 14.2 मेगा ओम। अब अगर हम बात करते हैं इनपुट इम्पिडेंस की, तो इनपुट इम्पिडेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला था वो था Z इन बराबर था R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z बेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट इम्पिडेंस इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि आ रही है यहाँ पे 59.7 किलो। ये हमारे पास इनपुट इम्पिडेंस है फॉर AC एनालिसिस। अब यहाँ पे एक और चीज़ जो बोली है वो है सर्किट गेन, यानी कि करंट गेन। तो करंट गेन भी यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, R2 यहाँ पे इंक्लूड हमें करना होगा, बिकॉज अब ये जो हमारे पास यहाँ पे सर्किट दिया हुआ है इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे हमारे पास जो इसकी कंडीशन थी वो ये थी कि अगर इमीटर फीडबैक बायस अगर यूज़ हो रहा है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, R1 पैरेलल टू Z बेस यूज़ करेंगे, अदरवाइज R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू Z बेस ही यूज़ किया जाएगा। इनके इमीटर फीडबैक की बात जो हो रही है वो यहाँ पे हमारे पास इस लूप की बात हो रही है कि अगर ये हमारे पास वापस क्या है, इनपुट पे कनेक्टेड है, उस सिनेरियो में हम R2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज हमें इंक्लूड करना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास Z इन की वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट होके आ जाएगी। देन हम अगर अब बात करें Z आउट की, तो Z आउट की जो एक्सप्रेशन थी हमारे पास वो उसके अंदर हमारे पास RE1, RE2 डैश, RTH ये वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी। तो पहले तो हमने ये वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी, और उसके लिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास अगर हम RE1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि RE1 और RE2 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास यहाँ पे निकल आएंगी इस फॉर्मूले से, यानी कि HIC1 ओवर HFC1। अगेन ये आपका ये जो है बीटा है, तो अगर याद हो हमारे पास अगर हम इनपुट इम्पिडेंस की बात करें तो हमारे पास एक कंडीशन थी जिसमें हम बीटा RE यूज़ कर रहे थे प्रीवियसली DC के फॉर्म में, ये रहा RN इक्वल टू HFC RE। तो यही एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे, अब जब हम AC रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं RE डैश की, तो ये हमारे पास यहाँ पे हो गई है RE डैश इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारे पास HFC RE इधर आ रहा है, और यहाँ जो RE वहाँ पे यूज़ हो रहा था यहाँ पे वो इनपुट इम्पिडेंस के फॉर्म में आ रहा है, इस वजह से HIC1 यूज़ करा है। HIC की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, यानी कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर को अगर कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट की होगी, और अगर सेकंड ट्रांजिस्टर को कंसिडर कर रहे हैं तो सेकंड ट्रांजिस्टर की इनपुट इम्पिडेंस कहलाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास RE-1 की वैल्यू जो है एक आ जाएगी HIC1 HFC1 यूज़ करते हुए। इसी तरह सेम यही फॉर्मूला हम लोग सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ कर लेंगे, डाटा हमें इसका भी प्रोवाइडेड है। तो इस तरह से हमारे पास दोनों ट्रांजिस्टर की जो इंटरनल AC रेजिस्टेंस है मीटर की वो हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद RTH हमारे पास इस फॉर्मूले में और यूज़ हो रहा था Z आउट में, तो RTH था R1 पैरेलल टू R2 पैरेलल टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ से RTH की वैल्यू भी निकल आएगी। देन Z आउट के लिए हम ये सारी वैल्यू इसमें प्लेस करके इजीली
जेड आउट फाइंड कर सकते हैं विच इज़ 22.4 ओम। अगेन हम यहाँ देख सकते हैं कि इनपुट इम्पिडेंस इसकी बैडमिंटन पेयर की बहुत ज़्यादा है 59.7 किलो ओम, और आउटपुट इम्पिडेंस इसकी क्या है, कम है बहुत, विच इज़ 22.4 ओम। ये तो हमारे पास इसकी इम्पिडेंस वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ फाइंड आउट करनी थी, वो थी इसका करंट गेन। करंट गेन का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था HFC1 इंटू HFC2 देन मल्टीप्लाई बाय Z इन RE ओवर Z बेस RL। तो ये हमारे पास इसका करंट गेन का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अब हमारे पास सारी अननोन वैल्यूज नज़र आ रही हैं, तो हम ये सारी वैल्यूज यूज़ करते हुए करंट गेन फाइंड आउट कर सकते हैं। और रही बात वोल्टेज गेन की, तो वोल्टेज गेन क्योंकि मीटर फॉलोअर के अंदर लेस देन और इक्वल टू 1 होता था, इस वजह से वोल्टेज गेन कंसिडर करने की हमें यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एसी एनालिसिस डाल्टन पेयर कॉन्फ़िगरेशन की एग्जाम्पल थी। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।